खुद परस्ती का जो एक आलम था, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो मियाँ शहबाज शरीफ का जो इंटरेक्शन हुआ है उससे कतई तौर पे वो इम्प्रेशन जो है वो नलिफाई हुआ है। बाज़ जो सरबराह मुमलकत या मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ इन 3-4 महीनों में मियाँ साहब की मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ इन 3-4 महीनों में मियाँ साहब की मियाँ शहबाज शरीफ की 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। तो उसकी वजह से भी जो है एक खुशगवार जो है वो असर छोड़ा है पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म ने, और बहुत हद तक जहाँ हमारे ताल्लुकात जो थे वो डैमेज हुए थे वो रिपेयर हुए हैं। जो बरादर ममालिक हैं, हमारे हमसाए हैं, या हमारे गल्फ़ के GCC के जो बरादर ममालिक हैं, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, चाइना है, रशियन फेडरेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बरतानिया है, सबसे मुलाकातें ये 3-4 जो ओकेजन्स हुए हैं जिसमें UNGA का इजलास था, 2-3 मीटिंग्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया में हुई हैं, उनमें ये सारे मामला जो हैं बड़ा बखूबी जो है वो आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। इसमें जो कल वाली मीटिंग थी उसमें भी जो तकरीबन तमाम जो सरबराहान थे उनसे मियाँ साहब की मुलाकात हुई, और एक कामयाब जो है दौरा जो है एक के बाद दूसरे बाद तीसरा जो है वो जारी है। तो एक तो इस सिलसिले में अगर आपको पूछना चाहेंगे तो ज़रूर पूछें, इकट्ठे ही पूछ लियो। तो वो दूसरा मैं एक बात जो है बड़ी क्लैरिटी के साथ कहना चाहता था कि मियाँ शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ और उससे पहले मरीम नवाज़ की जो बर्रियत है उसके ऊपर मुख्तलिफ क्वार्टर से कुछ सवाल उठाए गए। मैं यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी के साथ कहना चाहूँगा कि चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ है या मरीम नवाज़ हैं या हमज़ा शहबाज, और उससे पहले सबसे बड़ी बात मियाँ नवाज़ शरीफ, हमने पिछले 4-5 साल में अपने कॉल ऑफ फेल दोनों से साबित किया है कि हम पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है उसको वायलेट नहीं करना चाहते, ना किया है ना करना चाहते हैं, और उनका एहतराम करते हैं। JIT के आगे नवाज शरीफ के पेश होने से लेके अब तक वज़ीर आज़म की हैसियत से शहबाज शरीफ जो है अदालतों में पेश हो रहा है, और अदालतों ने ये फ़ैसले दिए हैं बर्रियत के, चाहे वो मरीम नवाज़ का है या शहबाज शरीफ का है या हमज़ा शहबाज का है, अदालतों ने फ़ैसले दिए। ये दफ्तरों में बैठ के गोगी की तरह फ़ैसला नहीं हुआ, या ये दफ्तरों में बैठ के एहतसाब कमीशन बंद नहीं किया गया KP का, या BRT का फ़ैसला जिस तरह दफ्तरों में बैठ के बंद किया गया, या मालम जब्बा का बंद किया गया, या सुनामी का बिलियन ट्री सुनामी जो थी, हमारी ज़मानतें हुई, हम ये बेल बिफोर अरेस्ट के लिए मुख्तलिफ पर्चों में इस तरह रुलते नहीं रहे। हमने अपना भी जो है एक वक़ार जो है कि इज़्ज़त नफ्स जो है वो प्रोटेक्ट की, और साथ साथ जो है इस प्रोसेस को भी इज़्ज़त दी, जो हमारे मुल्क का अदलिया का या लीगल प्रोसेस है उसको भी इज़्ज़त दी। ये रुल रहा है और अपने बंदे पकड़े जाते हैं, उनके मुतल्लिक ऐसी बातें कहते हैं कि वो बाद में जो है मीडिया के सामने आने जोगे भी नहीं रहते। यही हद है कि अगर उनके पल्ले कुछ था तो इस बंदे ने जो बातें की हैं उनके मुतल्लिक उनके पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इस प्रोसेस को क्रिटिसाइज करना, इस प्रोसेस को क्रिटिसाइज करना और ये कहना कि जी ये फलां ने फोन किया था या फलां ने कहा था और ये फैसला हुआ है, ये कहा है ना एक
बड़े मुमताज़ रहनुमा पीपल्स पार्टी के पता नहीं हैं कि नहीं, कानूनदान चले, कानूनदान है क्योंकि मैंने इनसे पढ़ा हुआ है, वो मेरे उस्ताद रहे हुए हैं, माइनर एक्ट्स पढ़ाते थे हमें, तो इसलिए कानूनदान की हैसियत तक जो है मैं उनकी मान लेता हूँ बात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पहला बंदा था जिसने छोड़ा था, और 6 महीने पहले एक रिग्ड इलेक्शन में ये MPA बने थे। मैं 1977 की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग आपस में जो है आप में जो पैदा भी नहीं हुए थे तब के, जब से इसने गद्दारी शुरू की हुई है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बंदा सलाम दुआ दा लिहाज कर लेंदा है। तो ये इस असलियत इन लोगों की ये है जो ये अटैक करते हैं इस प्रोसेस को। हमने रिपीटेडली जो है हमने ये किया, डेमोन्स्ट्रेट किया। नवाज शरीफ GID के आगे पेश होता रहा, 200 पेशियां नवाज शरीफ ने भुगती, तकरीबन इतनी मरियम नवाज ने भुगती। जिस तरह अदालतों में और अदालतों से बाहर और तारीखों के ऊपर जो है हमने जो है अदलिया का एहतराम जो है डेमोन्स्ट्रेट किया है, काश के इन ओहदों पे फायज लोग जो है हमेशा जो है इसी तरह का एहतराम डेमोन्स्ट्रेट करें जिस तरह नवाज शरीफ या उसकी बेटी या शहबाज शरीफ और उसका बेटा और हम लोगों ने किया है। यहाँ बैठे हुए हैं, आसिन इकबाल बैठा हुआ है, उसकी बरीयत इस बात की गवाही है। किसी डील का नतीजा नहीं है इस शख्स की बरीयत जो है। ये हम सुरखरू हुए हैं कानून की नजरों में, अवाम की नजरों में, अपने हलकों की नजरों में जो है हम सुरखरू हुए हैं। तो ये कहना कि फलां ने फ़ोन किया, फलां ने फ़ोन किया है, ये एक शख्स की ज़ाती फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। जो ज़हन में उन्होंने अपने लिए बनाया हुआ था, मकाम बनाया था, अपने ज़हन में जो मर्जी मकाम आप बना लें, वो मकाम मिलते तो नहीं है ना इस तरह। उस मकाम के लिए वफादारियाँ करनी पड़ती हैं, उस मकाम के लिए LPG के कोटे नहीं लेने पड़ते बेगम के नाम के ऊपर। इन चीज़ों से, इन टेम्पटेशन से एतराज़ करना पड़ता है, अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। मैंने LPG कोटे का केस किया था, उसमें इनकी बेगम का नाम भी था। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हक में फैसला किया था, आज भी वो फैसला जो रिकॉर्ड के ऊपर है। और आप देखें 190 मिलियन पाउंड जो है बरतानिया से यहां पे ट्रांसफर हुआ हुकूमत पाकिस्तान का। वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान का था जो बरतानिया में ट्रांसफर किया। यहां पे वो पैसा जो है इमरान खान ने एक बंद लिफाफे में काबीना के आगे जो है लहरा के कि भाई इसकी भी अप्रूवल दो। किसी काबीना के मेंबर को नहीं पता था कि इस लिफाफे में क्या है, और उसकी अप्रूवल हो गई। सारे के सारे जो हैं वो मुजरम हैं उस गुनाह के। 190 मिलियन इस मुल्क का, इस गरीब मुल्क का जो है इसका कर्जों से के बोझ के तले दबा हुआ मुल्क जो है वो मलिक रियाज के अकाउंट में पैसे डाल दिए, उसकी लाइबिलिटी के अकाउंट में पैसे डाल दिए। जो 460 अरब रुपए की लाइबिलिटी है जो उसने धोखाधड़ी की हुई है उसमें जमीन की खरीद में, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसके नतीजे में वो लाइबिलिटी है उस अकाउंट में डाल दी गई। और उसके बदले में इसने स्वाबे में डाका डाला इमरान खान ने। और उस वहां पे जो 38 या 38 जो है स्टूडेंट पढ़ते हैं वहां पे एक सब कैंपस के अंदर, और एक ही सब्जेक्ट है, पता नहीं क्या मैनेजमेंट का कुछ सब्जेक्ट है, तो उससे पैसे वसूल कर लिए। मैंने अभी कहा है कि इस शख्स का मोटो जो रहा है इमरान खान का कि मुन्नू नोट दहाओ मेरा मूड बनाओ, इसके अलावा इसका कोई और मोटो नहीं है। ये बंदा जो है अव्वल और आखिर जो है स्वाय माल बनाने के एक मुतकब्बर शख्स है, माल बनाने के और नलायकी की आखिरी हदों तक गया हुआ है। आपके सामने आप सब मुझसे बड़े गवाह हैं, मैं अपनी गवाही नहीं आपकी गवाही देता हूं कि आपके सामने इसने इसी बिल्डिंग के अंदर कहता रहा है कि मैं और कमर जावेद बाजवा एक पेज के ऊपर हैं, और मैं कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेता जिसकी जो है पिंडी के साथ जो है वो टोटल एग्रीमेंट ना हो।
آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کا ذکر کیا جس کے تحت شہباز شریف صاحب حکومت کر رہے ہیں۔ آئین کے مطابق نئے جنرل الیکشنز مڈ آف 2023 میں ڈیو ہیں۔ کیا موجودہ حکومت ایک سیاسی جماعت اور اس کے رہنما جس کا ذکر بھی ہوا ہے اس کے لانگ مارچ مبینہ لانگ مارچ سے دب کر موجودہ سال میں الیکشن تو نہیں کرا دے گی؟ اور میرا ایک ضمنی سوال ہے، موجودہ حکومت مہنگائی کی چکی میں پسنے والے عوام اور یوٹیلیٹی بلوں سے دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے الیکشن سے پہلے کیا کوئی اقدامات ایسے کرے گی کہ غریب عوام سکھ کا سانس لے؟ تھینک یو۔ دیکھیں، بزرگوں بھائیو تسی وڈے اور چھوٹے پتہ نہیں ہوں ایسا نہیں پتہ ہے گا، تو یہ جو پہلا آپ نے سوال کیا ہے آئین کے مطابق وقت پہ انشاءاللہ انتخابات ہوں گے، یہ جو پہلا آپ نے سوال کیا ہے آئین کے مطابق وقت پہ انشاءاللہ انتخابات ہوں گے، اگر ہمیں جو فیصلہ کیا اس سے پیشتر انتخاب کا تو وہ پاکستان کی موجودہ حکومت کا انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہوگا۔ میاں شہباز شریف کی سربراہی میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی پارٹیاں فیصلہ کریں گی، وہ کسی دباؤ میں یا کسی ڈکٹیشن کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ڈسکریشن ہے ہمارے پاس، آئین اجازت دیتا ہے وقت سے پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات کا دور دور تک نشان نہیں ہے، یہ وقت پہ انتخابات ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ریلیف ملے گی، عوام کو ریلیف ملے گی۔ ہمارے پہ قرض ہے پاکستان کی عوام کا، وہ ایک انتہائی معاشی ڈیفیکلٹی کے دور سے اس وقت گزر رہے ہیں، ہمیں اس کا بھرپور احساس ہے، اور حالات جو ہیں انشاءاللہ تعالی جلد جو ہے وہ اس نہج پہ آئیں گے جہاں پہ ان کو ریلیف ملے گی۔ جو صاحب آپ اس میں آپ کے جو الیکشن کا سوال ہے اس پہ تھوڑا ایڈ کر دوں کہ دیکھیے یہ الیکشن جو ہے یہ جنرل الیکشن ہے، یہ میاں والی کی ضلع کونسل کا الیکشن نہیں ہے، اور اس وقت پاکستان کے 2 صوبے کم از کم ایسے ہیں، سندھ اور بلوچستان، جہاں پر اگلے 6 سے 8 ماہ تک جنرل الیکشن کرانے کا کوئی سوال نہیں ہے، چونکہ وہاں پر سب سے بڑا چیلنج ان لوگوں کی آباد کاری اور بحالی ہے کہ جو سیلاب کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور عمران خان کے دل میں پتہ نہیں کون سا کس پتھر کا دل ہے اس کے سینے میں۔ باہر سے جو لوگ آئے ہیں وہ سندھ اور بلوچستان کے خاص طور پہ وزٹ کے بعد جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کی آواز بھرائی ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، تو اس لیے 6 سے 8 مہینے تو سندھ اور بلوچستان میں الیکشن نہ ہونے کا امکان ہے، اور جو نام لے گا وہ لوگ اس کو شاید پتھر ماریں گے۔ ایک بات، جب آپ مارچ اپریل تک ان کی بحالی کے عمل میں مصروف ہیں تو مارچ کے اندر آپ کی جو مردم شماری ہے اس کے نتائج آ جائیں گے نئی مردم شماری کے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی نئی مردم شماری آ جائے، اور جبکہ سندھ صوبے سے خاص طور پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری پہ ہو، تو 4 مہینے درکار ہیں حلقہ بندی کے لیے مردم شماری کے نتائج کے بعد۔ تو اگر آپ مارچ کے بعد دیکھیں اپریل، مئی، جون اور جولائی، تو آپ جولائی تک اس حلقہ بندی کے عمل کو الیکشن کمیشن بمشکل مکمل کر پائے گا۔ اگست میں اس اسمبلی کی مدت ختم ہوتی ہے، تو جو جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ جو آئینی مدت ہے اس کے علاوہ الیکشن کی آپشن ہی نہیں ہے۔ عمران خان جو یہ تحریک چلا رہا ہے، میرے سمجھ میں اس کا مقصد الیکشن نہیں ہے، یہ کسی اور مقصد کی کوشش کر رہا ہے جس میں یہ ناکام ہو چکا ہے اور ہو بھی جائے گا۔ شیرازی جی، شیرازی۔ اچھا خواجہ صاحب، باؤن شیرازی، سچ نیوز سے۔ آپ ڈیفنس منسٹر ہیں، بھائی صاحب آپ ڈیفنس منسٹر ہیں، اور اعتزاز احسن کی جانب سے جو الزام لگایا گیا ہے وہ ڈائریکٹلی طور پہ
सिटिंग आर्मी चीफ पे लगाया गया है। तो इस हवाले से हुकूमत कोई आर्टिकल 6 की कार्रवाई करना चाहती है या इसी तरह ही हमें LPG कोटों वाली बातें सुनाई जाएंगी? कि ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ करना है। देखें, ये एक शख्स जो जिसकी सियासी वैल्यू जो है एक टके की नहीं रह गई हुई, उसको दोबारा जो है सियासी तौर पे ज़बरदस्ती ज़िंदा किया जाए तो मेरा ख्याल है वो भी कुछ सियासी तौर के ऊपर करेक्ट बात नहीं है। लेकिन जहाँ जी मैं सही गया ना, अच्छा चलें, वो दूसरी बात जो आपने कही है, जहाँ उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया है और उनकी इन्वॉल्वमेंट का किया है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कार्रवाई जो है डेफिनेटली होगी। रिटेलिएट जो है, जो एक कानून और कायदे के मुताबिक जो है बिल्कुल हक महफूज रखते हैं हम, जो है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चौधरी साहब का जो मतमा नज़र या मकसद ये है कि वो अपनी तरफ अटेंशन लोगों की करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो माजी में भी नाकाम रहे। आपको पता है कि जब वो लॉन्ग मार्च में SCO के ममालिक ने, सब ने कल कहा है, जो वहाँ पे सीका में भी SCO के ममालिक थे, उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, ये फ़्लो ऑफ एड जो है या गुड्स जो है सैलाब-ज़दगान के लिए वो जारी और सारी रहेगा, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। हम इस मुसीबत के वक्त में आपके साथ हैं। हमने मियाँ शहबाज शरीफ ने इसकी तरह जो है वो खाली खुली बातें नहीं की। आपने बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता तुसी कहती हैं यानी, लेकिन ये मैंने ये इसलिए नहीं कि वो मेरा वज़ीर आज़म है। मैं शहबाज शरीफ को पिछले कुछ 54-55 साल से जानता हूँ। उम्र का हमारा आपस में झगड़ा है कि उनकी क्या है और मेरी क्या है, लेकिन 54-55 साल के जो है से जानता हूँ। मैंने जिस तरह उसको, सबसे बड़ी बात है कि उसने पाकिस्तान का केस जो है हर शख्स के आगे, हर जो सरबराह था किसी मुमलकत का, उसके आगे प्लीड किया है। उसने अपनी ज़ाती इंटरेस्ट को किसी सूरत में भी जो है फोकियत नहीं दी, या अपनी ज़ाती पोर्ट्रे करने की या अपनी प्रोजेक्शन की जो है वो कहीं भी कोशिश नहीं की। वो खुद नुमाई में या तकब्बर में या ख़ुद पसंदी की बीमारियों में अल्लाह के फजल से मुब्तला नहीं है, जिसमें इमरान खान मुब्तला है। और उसके डिविडेंड्स हमें मिले हैं। उसके डिविडेंड्स मिले हैं कि यहाँ पे जिस तरह कहा जा रहा है और हुआ भी कि यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी आए UNO के, वो एक्चुअली उनके आंखों में आंसू आ गए लेकिन लोगों के हालात देख के। और जिस तरह सारी दुनिया की जो है वो अटेंशन जो है फोकस हुई है पिछले 2-3 महीने में इस आफत की वजह से, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। और मियाँ शहबाज शरीफ ने जिस तरह हर बंदे को अप्रोच किया है, विद ह्यूमिलिटी अप्रोच किया है, डिग्निटी एंड ह्यूमिलिटी उसने अप्रोच किया है, उसके ये डिविडेंड्स आपको मिल रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो पाकिस्तान में तमाम तर पोटेंशियल है कि हम अपनी मुसीबतों के ऊपर, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है काबू पा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जी, अब्दुल रज़ाक साहब। ख्वाजा साहब, अब्दुल रज़ाक मेरा नाम है। एहतसाब एहसन के हवाले से आपने जितनी भी बातें की, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी आपकी इत्तेहादी जमात है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब से आपका बड़ा रोमांस भी है। तो क्या वो कोई शिकायत उनको पहुंचाई कि इसकी ज़बान को लगाम दें या इस तरह की कोई सूरत हाल? तुसी आप ही सारा कुछ कह देता, मेरे वास्ते की छड़ेगा। लेकिन बात सुने, मैं मुख्तसरन मैं एक फ़िक्रे में जवाब दूंगा। एतजाज़ आसन साहब के मुतल्लिक़ जो आसिफ जरदारी साहब का ओपिनियन है, मैं उससे मुझे बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। तसल्ली हो गई है ना? थैंक यू।